वेलकम टू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशंस डिजिटल इनिशिएटिव होम क्लासेस। प्यारे बच्चों, जो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। और ये मैं बता दूं, क्लास 8th आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है उसका पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर का ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा नाम शशि पॉल शर्मा है। मैं मिडिल स्कूल दसिल गुजरा में पोस्टेड हूं, जोन रजौरी, डिस्ट्रिक्ट रजौरी। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सारी गेमें खेली होंगी, जिसमें से एक फुटबॉल भी एक गेम है। तो फुटबॉल ऐसी गेम है, जैसे फुट से ही, नाम से ही हमें पता चल जाता है, पाँव, फुटबॉल, पैर से खेली जाने वाली गेम। इस गेम के अंदर ऐसा है कि हमें पैरों से ही इस गेम को खेलना होता है। वी हैव टू प्ले दिस गेम विद फुट। तो हमें पैरों के साथ ही इस गेम को खेलना होता है, इसीलिए इसे फुटबॉल गेम जो है वो कहा जाता है। लेकिन अगर कोई प्लेयर पैरों के बजाय हाथों से इसे खेलना शुरू कर दे तो क्या होगा? तो वो फाउल माना जाएगा, यानी वो एक मिस्टेक, गलती हो जाएगी। और अगर सारे ही प्लेयर हाथों से फिर खेलना शुरू कर दें तो फिर फुटबॉल वो गेम नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सिवाय गोलकीपर के कोई भी प्लेयर बॉल को हाथ नहीं लगा सकता। पैरों से ही खेला जाता है ये गेम। क्यों? क्योंकि इस गेम के ये रूल्स हैं, और हर एक गेम के अपने अपने रूल होते हैं, और यही रूल जो हैं वो एक गेम को दूसरी गेम से अलग बनाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी जो सोसाइटीज हैं उसके अंदर भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं, और यही रूल्स एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से अलग करते हैं, क्योंकि हर एक सोसाइटी के अपने अपने रूल्स हैं। और ये ज़रूरी भी हैं, क्योंकि यही रूल सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाकर रखते हैं। पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, जो सोसाइटी थी उसके अंदर भी नियम होते थे, रूल होते थे, लेकिन वो सिर्फ एक वर्बल होते थे, और वो सोसाइटी कंसेंसस यानी आपसी तालमेल या मेल जोल के जरिए ही चलती थी। उसको नॉर्म्स कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, आज की मॉडर्न सोसाइटी है, उस मॉडर्न सोसाइटी में हमें जो रूल्स हैं वो रिटन फॉर्म में चाहिए, लिखित रूप में चाहिए, एक प्रूफ की शक्ल में चाहिए। इसलिए ये लिखित रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रूल्स लिखे गए होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है जो गाइड करता है कैसे किसी देश को चलाना है, किसी स्टेट को चलाना है, या फिर कोई अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करे। उसके लिए जो रूल हैं, जो नियम हैं, वो जब लिखित रूप में होंगे उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसे और अलग तरीके से अगर समझना चाहो तो हम ये कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें ये भी बताता है कि गवर्नमेंट की अलग अलग ब्रांचेस कौन सी हैं, उनके पास क्या पावर्स हैं, और वो कैसे काम करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनके बारे में भी बताती है। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा एक नियम, रूल है जो किसी भी देश को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे है व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? हमारे दिमाग में और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। हु रोट इट, कब आया, कैसे आया, इसकी फीचर्स क्या हैं? तो चलिए हम एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हु रोट इट, कोई एक आदमी नहीं था कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो या लिखा हो, लेकिन सबसे जो ज्यादा क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं
वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उन्हीं की देख रेख में इतना खूबसूरत हमारा संविधान बना। अब है कि किसी भी देश को आखिर जरूरत क्यों पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हर एक देश को पड़ती है। क्यों? ताकि हम अपने नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, उनको बचा सकें, हम लिबर्टी से, आज़ादी से जी सकें, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकें। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल लॉ होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, काम करती है। गवर्नमेंट भी कुछ अंडर रूल्स जो है, रूलों के मुताबिक ही काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिखित रूप में नियम देता है जो किसी को अथराइज करते हैं। और ये जितनी भी अथराइजेशन है, प्यारे बच्चों आपको बता दूं, ये सारी जो अप्रूवल है वो लोगों के द्वारा ही मिलती है। यानी कि हम लोग ही कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सहयोग देते हैं। कैसे देते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे देश हैं, कंट्रीज हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और ये भी नहीं ज़रूरी है कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो देश डेमोक्रेटिक ही होगा, नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत ही हमें पता चलता है जो देश की फंडामेंटल नेचर है वो कैसी है। क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं उनके पास अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, उनका रिलीजन अलग होगा, बहुत सारों के खान पीन पहनावा अलग होगा, इवन की अपनी जो पूजा पाठ करने की पद्धति है वो भी क्या है, अलग अलग होती है। बड़े सारे इश्यूज होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सोसाइटी जिसका अपनी एक सोच है वो दूसरी सोच के साथ तालमेल रखे। बहुत बार ये हो सकता है कि एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से डिसएग्री हो सकती है, वो सभी इश्यूज पे एक मत या एक राय नहीं दे सकती। इसलिए जरूरी है किसी देश के अंदर देश का अपना एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिस पर सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या हो, अग्री हो, यानी कि वो राजी हो, किसी एक राय पे, एक मत पे चलें। मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि नेपाल के अंदर 2006 में जो पावर ऑफ किंग यानी मोनार्की जो थी वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई? क्योंकि वहां पे डिमांड आई डेमोक्रेसी की। क्यों डिमांड आई? क्योंकि वहां पे शुरू से किंग जो है, राजा जो है, राजे की ही जो प्रजा में चलती थी, राजा का जो तौर तरीका था वही चलता था। तो नेपाल के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज और कम्युनिटीज को ये लगने लगा कि उनके अपने जो रीति रिवाज, जो तौर तरीके हैं वो इग्नोर हो रहे हैं। सिर्फ कुछ खास कम्युनिटीज के लोगों के ही रीति रिवाज, तौर तरीके प्रमोट हो रहे हैं। इसलिए लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया और मोनार्की को खत्म करके वहां पे डेमोक्रेसी की शुरुआत की। तो प्यारे बच्चों कि जो पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये डिफाइन करता है किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जो पावर्स हैं या पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनकी पावर्स या अथॉरिटी उनकी कहीं मिसयूज तो नहीं हो रही। इसको भी देखने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जो डोमिनेंट ग्रुप हैं सोसाइटी के अंदर, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो दूसरे दबे हुए लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ पे भी नज़र रखने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट है की फीचर्स, यानी कि खासियत क्या है। फीचर्स का मतलब हो गया कि उसके खासियत, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब है कि किसी भी देश के अंदर जब एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो उसे फेडरलिज्म कहा जाता है। कहने का मतलब है एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह की जब दो गवर्नमेंट्स होती हैं उसे फेडरलिज्म कहा जाता है।
और इंडिया के अंदर तो इससे भी बढ़कर एक कदम आगे पंचायती राज सिस्टम यानी कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी है। इससे और ज्यादा सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से काम कर पाती है। दूसरा जो की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि लोग जो हैं वो अपना डायरेक्ट रोल जो है प्ले करते हैं किसमें, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने में। हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं किसके द्वारा, इलेक्शन के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमें अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोट डालने का हक है। तो हम अपने वोट के द्वारा अपना नुमाइंदा, अपना रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एमएलए हो या फिर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो वो चुनने का हमारे पास क्या है, हक है। और ये हक हमें कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावरें जो हैं वो बटी हुई हैं। जैसा कि हम जानते हैं 3 ऑर्गन हैं हमारी स्टेट के। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। इन तीनों के पास पावर्स बटी हुई हैं, इनका अपना अपना काम है। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वो कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव उस बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करती है। और जुडिशरी फिर उस लागू हुए कानून पे नजर रखती है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का ये मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट यानी कोई देश है, वो ऑफिशियली किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, वो किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देता। उसके लिए, गवर्नमेंट के लिए या किसी देश के लिए जितने भी लोग हैं वो सब एक समान हैं, बराबर हैं। इस तरह की विचारधारा को, ऐसी आइडियोलॉजी को सेक्युलरिज्म कहा जाता है। और उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि हर एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, हर एक स्टेट को, हर एक गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है, हर एक ऑफिसर को डायरेक्ट करता है कि वो कुछ असूल बना के रखे। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है असूल। समाज के अंदर कुछ असूल होने चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी खूबसूरती से चले, अच्छे से काम करे, किसी को कोई परेशानी ना हो, उनकी ज़रूरतें भी पूरी हों। तो नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हक देता है। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं एवरी सिटीजन को अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय द स्टेट, कि कहीं हम पे दबाव या फिर मिसयूज ना हो पावर का। इसके लिए हमारे पास कुछ हमारे हक हैं। उसमें 6 हक हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, कानून की नज़र में हम सब लोग बराबर हैं, इक्वल हैं। राइट टू फ्रीडम, हम सब लोगों को आज़ादी है बोलने की, उठने बैठने की, कहीं जाने की, अपने तरीके से पहनने की, कुछ भी करने की हमें आज़ादी है। तीसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें अपनी मर्जी से अपने धर्म को बढ़ाने की, पूजा पाठ करने की, या फिर अपनी मर्जी से अपने जितने भी धर्म के कामकाज हैं हम उन्हें कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ की भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या है, आज़ादी मिली हुई है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई हमें प्रताड़ित करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो उसके खिलाफ हम कानून से क्या कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं कानून के ज़रिए उसके खिलाफ, उस बंदे के खिलाफ। ये हमारे पास हक है, हम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो क्या हो रहा हो, वायलेट हो रहा हो, या हमें कोई हरास कर रहा हो। तो ये हमारे पास हक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मींस हमें अपने कल्चर को प्रमोट करने का, अपनी लिए एजुकेशन गेन करने का ये हक है।
और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी कि अगर हमें लगे कभी कहीं कि किसी भी कानून में सुधार की ज़रूरत है या किसी कानून को बदलने की ज़रूरत है, तो वो भी हमारे पास हमारा राइट है, हक है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, खासियत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो लास्ट पे है कंक्लूजन। तो कंक्लूड अगर करें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं, हमने आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स होते हैं जो किसी भी देश को, किसी राज्य को या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि वो किस तरीके से काम करे। किसने ये लिखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं, उनको सारा क्रेडिट जाता है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। क्यों ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की? इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि सारे काम स्मूथली बैलेंस्ड वे में चलें। की फीचर्स, खासियत क्या है? खासियत है, हमने अभी पहले डिस्कस किया है, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स। ये की फीचर्स हैं। और की फीचर्स के अंदर जो लास्ट फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंदर हमने 6 फंडामेंटल राइट डिस्कस किए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। कोई भी